प्रधानमंत्री मोदी जी के इस करिश्माई नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में स्थापित हो रहा है। कुंभ कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जोड़ना है, कैसे भारत के हर राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, संतों को कोई असुविधा न हो, ये प्रधानमंत्री जी के ही विजन का परिणाम है। कोरोना का वैक्सीन बीमारी के आने के साथ 9 महीने के अंदर मार्केट में आ गया था। देश को बचाने के लिए पीएम साहब के उस विजनरी नेतृत्व में भारत के हर नागरिक को सुविधा उपलब्ध हुई और अपने सहयोगी देशों को भी, मित्र देशों को भी सहयोग किया गया। ये देश का सौभाग्य है कि ऐसा यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त हुआ है। ये देश का सौभाग्य है कि ऐसा यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त हुआ है। हर भारतवासी, चाहे भारत में रहता हो या दुनिया के अंदर किसी भी देश में रहता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है। जब भी हम लोगों की मुलाकात होती है तो एक अभिभावक की तरह ही उनका व्यवहार होता है। बहुत सहज, सरल, बहुत ही सहजता के साथ कठिन से कठिन बात को भी वह बड़ी सरलता के साथ प्रस्तुत कर देते हैं और कोई भी व्यक्ति उसको अंगीकार कर सकता है। 24 घंटे देश के लिए जीना, वो सुपर ह्यूमन है। देखिए, कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए देश को तैयार करना, ये मोदी जी जैसे ही व्यक्तित्व का काम था। 2030 तक भारत क्या करेगा, 2070 तक भारत क्या करेगा, ये नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए इसकी कल्पना नहीं थी और उन्होंने 3 साल के अंदर पार्टी को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उनका व्यक्तिगत जीवन भी अध्यात्म से जुड़ा है, शुचिता से जुड़ा है, अपने लिए बहुत कठोर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत, गुलामी की जंजीरों से मुक्त भारत, अपने विरासत के प्रति अभिमान के स्वाभिमान के साथ खड़ा भारत, एकता के साथ खड़ा भारत और कर्तव्य परायण भारत, ये 5 वाक्य ये 25 साल के लिए रोड मैप है और इसी में से राजपथ से कर्तव्य पथ आता है। मोदी जी ने जिस साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम और दूरदर्शिता के साथ मुद्दों का समाधान किया, वह युगों युगों तक भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मोदी जी दिल से फकीर हैं, देश के वजीर हैं, करोड़ों भारतीयों की तकदीर भी है। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? मेधावी या मेहनती, या फिर एक ही शख्सियत में ये सब शामिल है? क्या मोदी चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं या वो अपने काम से चुनाव जीतते हैं? इनके जवाब वही दे सकता है जिसने मोदी को करीब से देखा हो। नरेंद्र मोदी आज कुर्सी पर है। मोदी की शख्सियत का सटीक विश्लेषण वही कर सकता है जिसने मोदी को तब भी देखा हो जब वो दरी पर बैठते थे। 370 हटेगी, मैं आपको बताऊं, समस्त भरोसे के बाद भी मेरे जैसा आदमी मानने को तैयार नहीं था। इसलिए मैं मंचों से छेड़ता था और वही हटा ली 370 और वही बना लिया राम मंदिर। नाराज होते थे भाजपा के दोस्त, यार आप कैसे बोलते हो, 15A और 370 ही सैड। दिस वाज अटर डिसबिलीफ ऑन ईयर कि यार ये कैसे हो सकता। और मैं अपने सोफे पे चिल्लाया। मेरे जैसा आदमी जो तटस्थता में है कि भाई ठीक है, मैं सच बोल दूंगा, जो होगा वो बोल दूंगा, और मैं वहां चिल्लाने लगा और तालियां बजाने लगा और मैं ऐसे खुश था जैसे मेरे को मतलब मेरे नाम कोई लॉटरी निकल गई है। ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा रात को डिनर करा के सुबह अरे सुनो यार अमित भाई सुबह 370 हटा देते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ होगा यार। डोभाल साहब चलो अरे भाई इस पर लंबी रिसर्च हुई होगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे डील होगी, ये जो काउंटर टेररिज्म है इसका कैसे मैनेजमेंट हम करेंगे, इंसर्जेंसी पे हम क्या करेंगे, अंदर क्या उबाल होगा, जन भावनाएं, डोभाल साहब का वहां जाना, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, बकरी चलाते बच्चों से बात करनी, वो सब प्लान हुआ होगा, तभी तो हुआ होगा। वो एक साधारण व्यक्तित्व होता है, एक असाधारण, एक देवतुल्य, ऋषि तुल्य व्यक्तित्व होता है। तो मैं मोदी जी से प्रीति करता हूं, इसलिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। जो मेरी एक आंतरिक अनुभूति है, मैं उसको ये कह सकता हूं पूरी प्रामाणिकता के साथ कि मोदी जी पर देव पुरुषों की, ऋषि आत्माओं की, स्वयं परमात्मा की विशेष कृपा अनुग्रह है। माने वो एक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र को मिले हुए, माने एक
राष्ट्र के लिए वरदान के रूप में है। कमियां खामियां तो लोग भगवान राम और कृष्ण के चरित्र में भी ढूंढते हैं, लेकिन बात राष्ट्र और राष्ट्रीयता की हो, भारत की अस्मिता की हो और राष्ट्र की एकता अखंडता संप्रभुता की नहीं, संपूर्ण भारतीय विरासत की बात हो, माने अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रीय विरासत संस्कारों के साथ राष्ट्र को समृद्धि के शिखर पर ले जाने की बात हो। सोच की क्लैरिटी और लक्ष्य की क्लैरिटी और उसको क्रियान्वयन करने की माइन्यूट डिटेल्स, वह हमेशा वर्कआउट करते थे। और मुझे याद है कि उन्हें एकता यात्रा का काम दिया गया था, तो जिस दिन वो काम दिया गया उसी दिन जैसे ही वो बैठक से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि भारत का नक्शा भी चाहिए, सभी प्रदेशों का नक्शा भी चाहिए, वो ऐसे नक्शे होने चाहिए जिसमें प्रदेश की सड़कों का भी विवरण हो, नेशनल हाईवे का भी विवरण हो, स्टेट हाईवेज का भी विवरण हो। और उसके बाद उन्होंने 1.5 दिन पूरी एक्सरसाइज मुशक्क़त करके कहाँ से चलेंगे, कैसे चलेंगे, कितनी किलोमीटर चलेंगे, कौन कौन से पड़ाव होंगे, कहाँ कहाँ पब्लिक मीटिंग्स होंगी, इसका सारा नक्शा इन डिटेल पूरी अपने कमेटी के साथ बैठ करके उन्होंने खुद उसको बनाया था। तो ये उनकी एक, जिसको कहते हैं कि जो भी उनको काम मिला, जिस काम को भी उन्होंने हाथ डाला, वह बहुत ही दक्षता के साथ और बहुत गहराई के साथ और बहुत नीचे तक जा करके उसकी सारी क्रियान्वयन को। आज प्रधानमंत्री के पास सरकार है, सिस्टम है, मंत्री है, अफसर है, लेकिन जब मोदी के पास कुछ नहीं था, क्या तब भी वो बारीक से बारीक बात पर निगाह रख लेते थे? मोदी ये काम तब भी कर लेते थे जब उनके पास काठ का तख्त, कुर्सी और एक मेज के अलावा कुछ नहीं था। जो मोदी को करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कामयाबी के पीछे दरअसल यही मेहनत है। क्योंकि प्रधानमंत्री प्रचारक से राजनेता हुए हैं, वो देश के उन गिने चुने नेताओं में हैं जो बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बने। इनको सीधे दिल्ली से कहा गया कि जाइए शपथ ले लीजिए, और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो लोकप्रियता कैसे हासिल करनी है और कैसे उसको बरकरार रखना है, इस पर उनकी 24 घंटे दृष्टि है। क्योंकि वो जानते हैं कि बिना लोकप्रिय हुए वो चयनित नहीं हो सकते, और बिना चयनित हुए जो उनकी सोच है, जो वो करना चाहते हैं, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आप कुछ भी करते रहिए। तो आप देखिएगा कि मैं इसे उनके 14वें उद्भव के बाद 19 तक मैं इसे मोदी मॉडल ऑफ पॉपुलर पॉलिटिक्स बोलता हूं। बहुत सारे मुख्यमंत्री देखिए आप, उनकी तरह एक्ट करते हैं, उनके विरोध में रहने के बाद भी वो एक एक बात पे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होगा तो ऐसा क्या करूंगा। प्रधानमंत्री को एंगल्स पता है कि अब जनता क्या सोच रही है, तो उनको पता है कि अगर ये हटाना है और ये करना है तो सिंबॉलिज्म से खेलना कैसे, पब्लिक सेंटिमेंट से कैसे इसको जागृत रखना है। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध में ये नहीं किया था। मोदी जी ने जो करा वो जैसे भी करा होगा, पर देश ऐसा देखना चाहता था कि आप घुस के मार के गए हमारे, तो हम भी घुस के मारेंगे। ये जो घुस के मारेंगे, ये देश की दमित इच्छा थी। ये 135 करोड़ लोगों का मन था कि मारे, इसे मार दिया तो 135 करोड़ ताली बजाने लगे। हमारे यहां गांव जवार में कहते हैं ना, तेरे घर में घुस के मारूंगा। ये आपकी हनक का प्रतीक है। काशी में कॉरिडोर बना, आज हर कोई काशी जाता है तो गंगा घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो जाते हैं। काशी में अब कोई बाधा नहीं रही। यह काम शुरू कैसे हुआ? 5 साल पहले मोदी ने योगी से क्या कहा था, यह किस्सा सीधे योगी से सुनिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में पधारे थे, तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी। जब काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहां गंदगी, अव्यवस्था और संकरी गलियों को देख करके गांधी जी को बहुत खिन्नता हुई थी। उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री जी ने वह ऑडियो मुझे उपलब्ध करवाया, कहा कि यह है काशी के बारे में राष्ट्रपिता की भावना। क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? मैंने कहा आपका मार्गदर्शन जैसे हो,
पीएम साहब ने कहा देखिए उसमें एक अच्छा वो बन सकता है। इतिहास में पहली बार होगा जब बाबा विश्वनाथ और मां गंगा एक कॉरिडोर के माध्यम से मिल पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का विजन साकार हुआ, आस्था का भी सम्मान हुआ, रोजगार का भी सृजन हुआ। अब रोजगार जिसको मिल रहा है उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं, सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। होटल व्यवसाय फल फूल रहा है, टैक्सी वाले को काम मिल रहा है, फेरी वाले को भी रोजगार मिल रहा है, प्रसाद बांटने वालों को भी मिल रहा है, पंडा पुरोहितों को भी काम मिल गया, हर एक तबके को मिल गया है, नाविकों को भी काम मिल गया है। यह एक विजनरी लीडरशिप है पीएम साहब की। और आज काशी विश्वनाथ धाम उस लीडरशिप का एक वह महत्वपूर्ण सौगात देशवासियों के लिए है जो हर भारतवासी आज अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए वहां पर आ सकता है और हजारों की संख्या में लोग एक साथ एट ए टाइम वहां पर खड़े होकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। सनातन परंपरा में सदियों से चला आ रहा कुंभ इतना दिव्य और इतना भव्य हो सकता है, ये सोचने वाले भी मोदी हैं। वरना कुंभ तो पहले भी होते थे। अखाड़ों के साधु सन्यासी पहले भी संगम में स्नान कर लेते थे, लेकिन सही अर्थों में शाही स्नान नरेंद्र मोदी ने ही कराया। प्रयागराज के कुंभ का काम कैसे हुआ, इसे योगी आदित्यनाथ के अलावा दूसरा और कोई नहीं बता सकता। कुंभ जो 19 के पहले अव्यवस्था, अराजकता, गंदगी का पर्याय हुआ करता था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में पहली बार कुंभ स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा के एक अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा करते हुए यूनेस्को के द्वारा उसे मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता भी प्राप्त हो गई। कुंभ का लोगो तैयार हुआ और छोटी छोटी बातों में ध्यान देते हैं। लोगों में कैसे होना है, कैसे प्रचार होना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जोड़ना है, कैसे भारत के हर राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, श्रद्धालु जो आएंगे उन लोगों को कैसे जोड़ना है, संतों को कोई असुविधा न हो, श्रद्धालु जनों को कोई असुविधा न हो, नमामि गंगे के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन वहां पर हो, संगम पे पर्याप्त जल हो। इन सब की एक एक बारीकी को ध्यान में रख करके इस बड़े इवेंट को प्रस्तुत किया गया। परिणाम क्या है? 13 में महाकुंभ था, श्रद्धालुओं की संख्या थी 12 करोड़। 19 में कुंभ था, श्रद्धालु जनों की संख्या एकदम डबल हुई और संख्या पहुंची 25 करोड़। ये प्रधानमंत्री जी के ही विजन का परिणाम है। डिटेल्ड डिस्कशन और क्विक डिसीजन, पीएम ऑफिस में ये नया वर्क कल्चर नरेंद्र मोदी लेकर आए। मोदी जी के पहले जो सरकार थी उसके प्रधानमंत्री जी के पास जब हम जाते थे तो किसी चीज पर त्वरित फैसला होता ही नहीं था। हर बात के बारे में कहा जाता था कि इसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भेजेंगे, हम निराश होकर वापस लौट आते थे। मोदी जी तो सुनते हैं और तत्काल फैसला कर देते हैं। मुलाकात की बात तो छोड़िए, अगर फोन पे भी हम कोई बात करते हैं तो 5 मिनट के बाद ही पीएमओ से फोन आ जाता है और तथ्य इकट्ठे करके काम पूरा करने की दिशा में कदम उठ जाते हैं। मैं ये गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि जब जरूरत पड़ी तब फोन पर भी मोदी जी से बातचीत हुई। ये बहुत बड़ी घटना है। साधारण नहीं, प्रधानमंत्री जी आप फोन करो और कॉल बैक आ जाए, ये असाधारण घटना है। नहीं तो साधारण नेता भी कई बार रिस्पांस देने में देर लगाते हैं।
लोकसभा में 300 से ज्यादा सांसद, राज्यसभा में करीब 100 सांसद और देश भर में 1400 से ज्यादा विधायक। इनके अलावा बीजेपी के हजारों कॉरपोरेटर, जिला पंचायत सदस्य, तालुका मेंबर। क्या आप यकीन करेंगे कि मोदी सबको नाम से जानते हैं? मोदी सबकी फिक्र भी करते हैं। नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के अच्छे बुरे का ख्याल कैसे रखते हैं, इसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बेहतर भला और कौन बता सकता है। वो प्रशासक भी हैं तो संगठक भी हैं। इस गलतफहमी में हम कभी न रहें कि वो प्रशासक बन गए तो अब सरकार में बैठ गए तो संगठन की उनको चिंता नहीं है। 24 घंटा चिंता है, हर कार्यकर्ता की चिंता है। आप फ़ोन करके देख लीजिए, आपको प्रॉपर रिस्पांस वहाँ से कोई ना कोई कार्यालय से आपको मिलेगा। तो हर व्यक्ति के बारे में मुझे फ़ोन करेंगे, उसकी तबीयत खराब है, तुमने देखा, तुम्हारी जानकारी है, उसको उसकी वो तकलीफ़ में है, तुमको उसकी जानकारी है, मुझे और उसकी तकलीफ़ दूर की जाए, देखा जाए, उसको तकलीफ़ क्या है वो मुझे भी बताओ और उसका निवारण करो। तो किसी भी कार्यकर्ता, और उनके पास जानकारी के तरीके अनेक हैं, तो उनके पास जानकारियां आती हैं, उस तुरंत निवारण करते हैं, हर तरीके का निवारण करते हैं। कोई अनअटेंडेड नहीं रहता, कोई लेटर और कोई व्यक्ति अनअटेंडेड नहीं रहता। मोदी के नाम पर असंख्य वोट पड़ते हैं। नमो नमो करके वो भी चुनाव जीत जाते हैं जिन्हें पब्लिक जानती तक नहीं। आखिर कुछ तो ऐसा है कि जिस पर मोदी भरोसा करते हैं उस पर जनता भी भरोसा करती है। कैसे बना है यह विश्वास? जहां जहां इलेक्शन फंसता है, ऐसा लग रहा होता है चल रहा है इलेक्शन, फंस गया, लास्ट में प्रधानमंत्री उतरते हैं और बदल देते हैं। उत्तर प्रदेश के लास्ट चरणों में यही हुआ, पिछले गुजरात चुनाव में भी यही हो रहा था। ऐसा लगता है कि ये वाला इलेक्शन फंसा, फिर प्रधानमंत्री उतरते हैं, फिर बदल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बड़ी जनसंख्या उन पर भरोसा करती है। ये क्रेडिबिलिटी बॉस, ये कर्म से आती है, काम से आती है, ये गिमिक से भी आती है, ये मैनेजमेंट से भी आती है, ये इवेंट मैनेजमेंट से भी आती है कि आप उलझाए रहो, करे रहो, लेकिन उससे फिर चली जाएगी, परमानेंट नहीं आएगी, उससे लगातार नहीं आएगी। द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन हुआ है, जिस पद पर वो गई हैं, उससे कितना बड़ा संदेश गया है। अब आप पूछते हैं कि भरोसा कैसे? ऐसे भरोसा आता है। झाबुआ के थांदला के कोने में बैठा हुआ एक आदिवासी, जब उसे पता चलता है कि उसकी जाति की, उसके क्लैन की एक महिला देश की सर्वोच्च सेनापति बन गई, राष्ट्रपति बन गई, तो उसको कहता हाँ ठीक है, मेरी भागीदारी है। वो शॉर्ट कट नहीं चलते कभी भी। ये बड़ा आसान है कि चलो कुछ दे दो, गरीब कल्याण के लिए बहुत जहां जरूरत है देते भी है, लेकिन वो स्थायी फायदा कैसे होगा? जनधन खाता अभी उनके दिमाग की उपज थी कि हर गरीब का अकाउंट हो, तो कौन न सोचा ये। इसलिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, डिटेल एडवांस प्लानिंग करते हैं, माइक्रो प्लानिंग करते हैं, हर चीज की बारीकी देखते हैं और उसके परिणाम कैसे बेहतर हो देश और जनता के लिए, वैसा रोड मैप बनाते हैं। देखिए, कोई भी संकट हो, संकट चाहे राष्ट्र की सीमाओं पर हो, आतंकवाद का हो, कोविड जैसी महामारी का हो या प्राकृतिक आपदा का हो, मोदी जी को आप हमेशा निपटने के लिए तैयार पाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे अभी बांध से पानी रिसने की घटना हुई, तो हम अपने स्तर पर निपट रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाता है, बताओ क्या बात है और क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे ठीक होगा। और एक बार नहीं, फिर कई बार चर्चा और बातचीत होती है। तो ये अपने आप में अद्भुत है। संकट देखा तो कैसे उस संकट से देश को निकालें या जनता को निकालें, मोदी जी तड़फ उठते हैं और तत्काल सहयोग करने के लिए हमसे आगे उस संकट से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आया तो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। युद्ध क्षेत्र से एक एक भारतीय को बचाकर लाना मोदी ने यह किया कैसे? आर्मी, एयरफोर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन ये कैसे बना? मोदी ने योगी को फोन किया तो क्या कहा? मोदी ने जेपी नड्डा को क्या टास्क दिया? हमने सीधे उन्हीं से पूछा। हजारों मेडिकल के बच्चे और जो स्टूडेंट थे वह और नागरिक
चाहे वह यूक्रेन में फंसे रहे होंगे या अफगानिस्तान में। जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पहुंचा था, इस दौरान भी हम लोगों ने वहां के संकट को देखा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अफगानिस्तान से भाग रही हैं, भारत रेस्क्यू कर रहा है, अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहा है। ऐसे यूक्रेन में हुआ। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने को जो बड़ी ताकतें कहती हुए प्लान कर रही थी, अपने नागरिकों को वैसे छोड़ दे रही थी, लेकिन भारत ने न केवल भारत के नागरिकों को बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिकों को भी सकुशल निकालने का प्रयास किया। और पहली बार हुआ कि युद्ध के मैदान में दो देश जब लड़ रहे हों, किसी तीसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की इंटरवेन के कारण युद्ध रुका हो और अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद फिर वह युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बातचीत की। युद्ध उस समय रुका और फिर अपने नागरिकों को निकालने के बाद में फिर हमारे नागरिक निकल गए, फिर वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। सुबह मुझे फोन आ गया और वो एकदम मुझे अभी सभी घरों तक पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं की योजना चाहिए। 30,000 तक के लोग बच्चे यूक्रेन में होंगे, उनके घरों में 2 बार जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी रचना रखनी चाहिए। अब ये मुझे अगर डायरेक्शन दे रहे थे तो उधर वो मंत्रालय में भी एग्रेसिवली उनको लाने की व्यवस्था कर रहे थे। सारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एविएशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सारी पूरी एग्रेसिव तरीके से उनको इवैक्यूएट करने के लिए काम में जुटी हुई थी। पार्टी के जिम्मे जो काम था वो मुझे मिला। तो और ये कंप्लीट सोच, जब वो मुझे डायरेक्शन दे रहे थे तो वो टुकड़ों में नहीं दे रहे थे, उनके दिमाग में स्पष्ट था। जब काठमांडू में भूकंप आया तो 11 बजे के आसपास आया था, 11:20 या 11:30 में सभी अफसरों की मीटिंग हो गई थी और 4 बजे सूर्यास्त से पहले तो पहला सहयोग का एयरक्राफ्ट हमारा दवाइयों के साथ और डॉक्टर्स के साथ काठमांडू लैंड कर गया था। क्या मोदी बेस्ट क्राइसिस मैनेजर हैं? हां, रिकॉर्ड यही कहता है। कोरोना आया तो विरोधियों ने बहुत हेडलाइन बनाई, जनता कर्फ्यू, ताली थाली, दिया, शंख। मोदी ने जो किया उसका मजाक उड़ाया। याद कीजिए वो दिन और देखिए आज का दिन। मोदी करेक्ट थे, मोदी करेक्ट हैं। देखिए, कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए देश को तैयार करना ये मोदी जी जैसे ही व्यक्तित्व का काम था। और इसलिए जनता कर्फ्यू पहले उन्होंने देख लिया था कई दिन तक, अब नौबत आ सकती कि लोगों को घर से निकलने की मनाही हो, तो मानसिक रूप से तैयार कर लिया। जनता कर्फ्यू, कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए थाली बजाओ, उसके बाद फिर दीपक जलाओ, जनता को जोड़ने का, क्योंकि उनको पता था कि संकट बहुत बड़ा और गहरा है, जनता का मनोबल न टूटे और पूरा देश एक साथ खड़ा है, एक संकल्प के साथ इससे निपटने के लिए, तो उसको एकजुट कर पाए। ये चमत्कार मोदी जी ही का ही था। मार्च 2020 प्रधानमंत्री ने जिस दिन जनता कर्फ्यू लगाया, उस दिन पूरे देश में कोरोना के सिर्फ 360 केस थे। मोदी उससे बहुत पहले तय कर चुके थे कि आगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। मुझे याद है कोरोना से 5-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर ये 100 का आंकड़ा क्रॉस करता है तो मुझे कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे। यानी उनका इंट्यूशन, वो बोल रहे थे मुझे लगता है कि मुझे इस पर कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। तो वो उनकी इंसाइट और उनकी सोच चली हुई थी, वो कंटिन्यूअस थी। और हमें मालूम है फिर लॉकडाउन लगा। अगर मोदी ना होते प्रधानमंत्री तो वैक्सीन भी ना होती। इतने जल्दी रिकॉर्ड टाइम में टास्क फोर्स बना के
और वैक्सीन तैयार करके केवल अपने देश के नागरिकों को नहीं, दुनिया के कई गरीब देशों को भी दे देना, ये मोदी जी ही चमत्कार कर सकते हैं। मैं वैक्सीन की कीमत को इसलिए भी समझता हूं क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में मुझे 5 बार सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ था, वहां पर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को मैंने बहुत नजदीक से देखा और वहां पर मैंने हजारों बच्चों को अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905-6 में बन गया था, लेकिन इस वैक्सीन को भारत में पहुंचने में 100 साल लगे। 2006 में यह वैक्सीन भारत में आया, लेकिन कोरोना का वैक्सीन बीमारी के आने के साथ 9 महीने के अंदर मार्केट में आ गया था। अगर मोदी जी ना होते तो व्यवस्थाएं बुरी तरह से चरमरा जाती, टूट जाती। हमने सेकंड दौर भी देखा है कोविड का, जो पहले से ज्यादा भयानक था। उस समय जब चारों तरफ कई बार ऐसा लगता था कि अब होगा क्या, करेंगे क्या, तब भी अब ऑक्सीजन लानी थी तो चर्चा हुई, तो आइडिया जाए कि नहीं, अब हवाई जहाज से खाली टैंकर वापस भेजो, रेल से भर के और तत्काल पहुंचाओ, क्योंकि ट्रकों से टैंकर कब तक पहुंचेंगे। तो नए नए आइडियाज सोचना और तत्काल तेजी से इंप्लीमेंट करना, ये मोदी जी के नेतृत्व का ही कमाल था। संकट के समय ही नेतृत्व की परीक्षा की एक महत्वपूर्ण कसौटी होती है। कोरोना कालखंड में कभी भी ऐसा कोई सप्ताह नहीं था जब वह मुख्यमंत्रियों के साथ, मंत्रियों के साथ, पूरे देशवासियों के साथ जब उन्होंने संवाद न बनाया हो। देश के अंदर प्रवास करना, लेबोरेटरी को मैं स्वयं जाना, पहली बार हुआ जब किसी महामारी का वैक्सीन 9 महीने के अंदर बनकर के आ गया और अभी 2 वैक्सीन भारत के मार्केट में आई और अब तक 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस देशवासियों को दी जा चुकी है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, अनेक ऐसे आयोजन इस दौरान हुए। मजदूरों के लिए भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था करना, जनधन अकाउंट में पैसा उपलब्ध करवाने की तैयारी करना, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री में उस दौरान रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग आयोजन भी हुए और उनके संबल को बांधने के प्रयास भी हुए। नरेंद्र मोदी कितने बड़े ब्रांड हैं और इस ब्रांड की वैल्यू क्या है, यह बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 20 साल का चुनावी इतिहास देख लीजिए। मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे और जहां भी प्रचार में उतरे वहां की सियासी हवा बदल डाली। लोग कहते हैं कि मोदी जो है तानाशाह हैं, मोदी क्या लोकतंत्र नहीं है। ये कौन लोग कहते हैं? आप चलना शुरू करिए उत्तर प्रदेश में, वो लोग जो अपने पिता की नहीं सुनते, चाचा की नहीं सुनते। दिल्ली में वो आदमी जिसने अपने गुरु की नहीं सुनी, अपने भाइयों जैसे दोस्तों की हत्याएं की राजनीतिक। वो बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री जी जो भतीजे के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करती। तो सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी से क्रेडिबिलिटी टकराई खत्म हो गई कि यार तुम तो बोलो ही मत, प्लीज चुप रहो। अब वो समझ में नहीं आ रहा है उनके कि चिपक क्यों नहीं रहा है। वो मेरे सब मित्र हैं, मैं उन सबसे कहता हूं कि भाई आप रॉन्ग फील्ड में लड़ रहे हैं। वो फील्ड है, आप चिपका ही नहीं सकते। उसके बेटा नहीं है, उसका भाई कैबिनेट में नहीं है, उसके चाचा के लड़के को नहीं टिकट लेना। वो कुर्ता झाड़ के खड़ा रहता है कि बोल बहुत बताओ तुम कौन, तुमको लेना है। तो प्लीज इस वाले विषय पर बात मत करो। 370 हट गया, कोई सोच नहीं सकता था, तो मोदी ने कैसे सोच लिया। राम मंदिर बन रहा है, यह भी किसने सोचा था, मगर मोदी ने सोचा इसीलिए हुआ। 500 साल की राम मंदिर समस्या नरेंद्र मोदी के समय में सॉल्व हुई। 70 साल तक नासूर बने रहे धारा 370 को मोदी ने आकर खत्म किया। फैसला एक झटके में आया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारी दशकों पहले शुरू कर दी थी। अनुच्छेद 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता की बात हो और जनसंख्या नियंत्रण, इस पर वो बहुत आशान्वित थे प्रारंभ से। मेरी आदरणीय
अमित जी से लेकर के और हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जी से, दोनों से ही बात हुई है। और जब भी मैंने उनसे बात की तो उन्होंने हमेशा कहा वक्त आने पर समाधान हो जाएगा, स्वामी जी आप निश्चिंत रहिए। तो ये उनके भीतर का कॉन्फिडेंस और कुछ बातों को वो मैंने देखा है कि बस इतना ही कहते हैं कि समाधान हो जाएगा। ये जो उनका विश्वास है और ये जो उनकी दृष्टि और प्रतिबद्धता है वो अप्रतिम। स्पीड, स्केल, स्किल, एक बड़े क्षेत्र में सोचने की आदत। 6 महीने बाद क्या चीज आने वाली है वो भी उनके दिमाग में, उसको कैसे एड्रेस करना है वो भी उनके ध्यान में है। धारा 370 और राम मंदिर ऐसे मुद्दे थे, लगभग लोग मान चुके थे कि शायद ये नासूर बनकर के खड़े रहेंगे ये मुद्दे, इनका कोई समाधान निकलेगा नहीं। लेकिन मोदी जी ने जिस साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम और दूरदर्शिता के साथ इन मुद्दों का समाधान किया, वह युगों युगों तक भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि लोग ऐसा सोचते थे कि 370 हटाई तो देश में मानो भूकंप आ जाएगा, और राम मंदिर का फैसला यदि मंदिर के पक्ष में आएगा तो मानो देश के हजारों लाखों मंदिर ध्वस्त हो जाएंगे और देश में कोई जलजला आ जाएगा, हिंदू मुसलमानों में राइट्स हो जाएंगे। लेकिन ये इन सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से ये समाधान निकला वह अपने आप में एक जिसको कहेंगे कि अप्रत्याशित और ऐतिहासिक, बहुत साहसपूर्ण, और उनकी पुनः वीरता और पराक्रम को और उनकी हिंदू निष्ठा, हिंदुत्व निष्ठा, सनातन निष्ठा को दर्शाता है। राम मंदिर में कोई योगदान नहीं प्रधानमंत्री का, राम मंदिर में कोई योगदान नहीं सरकार का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेस से चला। सरकार जो उसमें प्रॉब्लम अटकाती थी पहली, वो प्रॉब्लम हट गई, एक माहौल बना, लोगों को भी लगा कि अब हो जाना चाहिए। माइनॉरिटीज को लगा बॉस, जिस दिन राम मंदिर का वो आना था, निर्णय आना था, तो उस दिन मैंने बाराबंकी में किसी को फोन करना था, एक मेरे मित्र को, वो दुबई से आए हुए थे, तो उनको फ़ोन किया तो बोले कि भैया हम यहाँ बैठे हैं मस्जिद में, सब लोग इकट्ठा हैं, थोड़ा सा माहौल ऐसा ही है। तो मैंने कहा स्पीकर पे रखिए फ़ोन, ज़रा बात करें हम लोगों से। तो उन्होंने स्पीकर पे फ़ोन रखा, तो वहाँ सबसे एक बड़े मौलाना है, हम उन्हें जानते हैं। मैंने कहा चाचा क्या हाल है, तो क्या हो रहा है कल? तो चाचा ने अवधि में कहा कि भैया 1100 रुपया और 2 बुग्गी मोहरम हमसे ले लो, जाए बनवाए दो भैया, मंदिर है। ये मस्जिद में बैठा हुआ एक बुजुर्ग कह रहा है जिसने अपनी पूरी जवानी मंदिर आंदोलन में शहाबुद्दीन साहब के भाषण और ये सब सुने हैं, रैलियां सुनी हैं, कार सेवकों की यात्राएं देखी हैं, मुलायम सिंह द्वारा वो सरकार का गोली चलवाते हुए दृश्य देखा है। वो आदमी कह रहा भाई बनवा दो अब इसे। ये जो ऊब पैदा हुई थी, इस ऊब को सकारात्मकता में बदलना कि चलो ठीक है। क्या ये कम बड़ी बात थी कि इतने बड़े निर्णय के बाद देश में एक पत्थर नहीं फेंका, एक कार को आग नहीं लगी, एक बस को आग नहीं लगी? राम मंदिर के शिलान्यास के समय मोदी जी इतने अभिभूत थे और उन्होंने रामलला को साष्टांग करने के साथ साथ सभी साधु संतों को भी साष्टांग किया। और मुझे लगता है वो जिस तरह से मैं उनकी भाव चेतना देख रहा था, वो इस बात का कि गवाह है, साक्ष्य है उसका, कि मानो उनके मन से कोई मनोबोझ सा उतर गया हो और निर्भर हो गया। नई दिल्ली का सेंट्रल विस्टा क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही तो है, लेकिन इसे गुलामी की निशानियों से जोड़ देना और सेंट्रल विस्टा को राष्ट्रवाद का सिंबल बना देना, यह मोदी ने किया। इसे करिश्मा कहें, ट्रिक कहें, प्रधानमंत्री ने इसे करके दिखा दिया। सेंट्रल विस्टा में एक मूर्ति हटना उनकी कोई प्राथमिकता थी या उससे कोई देश बदल जाएगा, पर उन्हें उस सिंबोलिज्म की ताकत पता है। उन्हें पता है कि 40,000 करोड़ रुपए इस क्राइसिस के टाइम में जो खर्च हुए हैं उस टोटल खेल पे, जितने भी 1000 करोड़ खर्च हुए हैं, ये क्वेश्चन के घेरे में ही नहीं आएंगे एक सुभाष चंद्र बोस खड़ा करते हैं।
तो ये क्या कम आप कला मानते हो किसी की? जिस समय उन्होंने ये कहा कि मैं सुभाष की मूर्तियां खड़ी करूंगा, जॉर्ज पंचम को हटाऊंगा, मैंने उसी समय उनके विरोधियों से कहा कि तुम छाती पीट के मर जाओ, देश तुम्हारा तर्कबाही नहीं करेगा। क्योंकि भाई साहब, इस देश में इतना ज्यादा 1000 साल की गुलामी को लेकर गुस्सा है, इस देश में सुभाष बाबू के प्रति कृतज्ञता न ज्ञापित करने के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा है, तो वो जानते हैं कि सिंबोलिज्म क्या है। सेंट्रल विस्टा ऐसा कोई मैं महान कार्य नहीं मानता। एक राजा को, एक राष्ट्राध्यक्ष को, एक सेनापति को, एक नायक को, एक प्रधानमंत्री को करना ही चाहिए, पुराने गुलामी के चिन्ह हटाने ही चाहिए। बट उन्हें पता था कि नौसेना का झंडा बदलना जैसी छोटी चीज, दिस इज कॉल्ड मोदी, कि झंडा बदलना है, ये किंग जॉर्ज का जो क्रॉस लगा हुआ ये हटाना है यहां से। जैसे अभी हमारे हवाई जहाजों पे वीटी लिखा होता है वायसराय के लिए, ये भी हटेगा एक दिन, किसी का ध्यान नहीं आया है, जिस दिन ध्यान आ जाएगा उनके प्रधानमंत्री जी के हटवा देंगे वीटी को। जनता की नब्ज समझते हैं वो, जनता की तकलीफ जानते हैं वो, और तकलीफ से निकालने का रास्ता भी जानते हो। रास्ता भी ऐसा जो शॉर्टकट नहीं होता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, डिटेल और एडवांस प्लानिंग। किसी समस्या के समाधान का शॉर्टकट नहीं, लंबे समय के लिए समाधान स्थायी क्या हो सकता है उस पर विचार करके वो फैसला करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस करिश्माई नेतृत्व में ही, हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में स्थापित हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने प्रचारक के रूप में बहुत काम किया है, बहुत घूमे हैं, संगठनकर्ता के रूप में बहुत घूमे, तो निश्चित रूप से उन्हें मध्य प्रदेश की जो समझ है, जो राजस्थान, अब एमपी में वो रहे हैं। एमपी में आज जो लोग राजनीति के पर्याय हैं, चाहे कैलाश जी हों, चाहे शिवराज जी हों, इन सब के साथ उन्होंने संगठन के प्रभारी के रूप में काम किया है, ओम माथुर के साथ काम किया है, उत्तर प्रदेश में काम किया है, पंजाब के प्रभारी रहे, जम्मू कश्मीर पंजाब के। अब उन्हें कोई आदमी पंजाब पे ज्ञान देने आए कि साहब वो मालवा रीजन में ऐसे होता है और माझा में ऐसे होता है, तो दे नहीं सकता, ही नो। बीजेपी को कभी अपने दम पर मेजॉरिटी मिले, ये अटल आडवाणी भी नहीं कर पाए। मोदी ने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार कर दिखाया। बीजेपी का मेकओवर कैसे हुआ, जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देकर समझाया। हमारा कार्यालय नहीं था, उन्होंने कहा कैसे काम करते हो तुम, सरकारी भवनों में काम करते हो, अपना कार्यालय होना चाहिए, जमीन ढूंढो। उस समय हमारे यहाँ बहुत लोगों को तो लगता था कि सरकार, क्योंकि हम सत्ता में आते हैं जाते हैं तो सरकारी व्यवस्था हो जाती है, तो कार्यालय की आवश्यकता क्या है, ऐसे भी लोगों के विचार थे। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी का अपना कार्यालय होना चाहिए, ज़मीन ढूंढो। उन्होंने ज़मीन ढूंढवाई, हमें कार्यालय बनाने के लिए प्रेरित किया। कुशाभाऊ ठाकरे जी को बुला करके शिलान्यास कराया, आडवाणी जी को बुला करके उसका उद्घाटन कराया और भव्य कार्यालय उन्होंने बनाया। हमारे पास, हम सब लोग कभी कंप्यूटर की बात उन दिनों सोचते नहीं थे। उन्होंने कहा कैसे तुम काम करते हो, हर जगह कंप्यूटर होना चाहिए। उन्होंने हमारे सारे कार्यालयों को कंप्यूटराइज किया सारे दृष्टि से। हमारी मूवमेंट्स जो होती थी वो हम किराए पर गाड़ियां लेकर के चलते थे। उन्होंने कहा कैसे पार्टी चलती है, ऐसे नहीं चलेगी। उन्होंने गाड़ियों की व्यवस्था की, घूमने की व्यवस्था की, सब लोगों को जाने की व्यवस्था की। हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता, ये उन्होंने पूरा किया, सबको समय दिया। 2 महीने के अंदर सभी ज़िले नीचे तक उनका घूमना, उनका प्रवास, उनका मिलना, और पार्टी को उन्होंने एकदम गियरअप कर दिया। और अगले बार जब चुनाव हुआ तो पार्टी सरकार में आ गई। वह प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने आप को पार्टी का एक कार्यकर्ता मानते हैं। और मुझे कहना नहीं चाहिए, पर हम कई बार उनसे का बहुत उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन उनके शरीर और उनकी जो सामर्थ्य है उसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। उन्होंने कभी मना नहीं किया, वो हमेशा कहते हैं पार्टी तय करे जहाँ भी मुझे उपयोग करना है। पार्टी की दृष्टि से वो एक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ जहाँ जो जिम्मेवारी उनके पास है उसमें वह अपना पूरा तन्मयता से योगदान करते हैं। मोदी राजा हैं या फकीर, डेमोक्रेटिक हैं या हिपोक्रेटिक हैं? देखिए, फकीर सिंबोलिज्म है सियासी अंदाज में या किसी भी अंदाज में। फकीर, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो फकीर होना सिंबोलिज्म है कि भाई उनके यहाँ चाय का खर्चा नहीं है, वो अपनी किचन का खर्चा खुद देते हैं,
तो अब ये तो विपक्ष को तय करना पड़ेगा साहब। जैसे अभी एक चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी जी ने एक टी शर्ट पहन ली, संयोग से वो टी शर्ट मैं भी पहनता हूं, लेकिन अगर मैं पदयात्रा पे जाऊंगा तो उसको नहीं पहनूंगा। अब आप इसे कहेंगे तो हिपोक्रेसी है। मैंने टैक्स के पैसे देके खरीदी थी भाई साहब, मैं क्यों नहीं पहन सकता? बट उस टी शर्ट से मैं अपने साथ चल रहे कांग्रेस सेवा दल के उस आदमी का अपमान कर रहा हूं जिसके पास साल में केवल 3 कुर्ते हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के समय अपनी कुर्सी हटवा के श्रमजीवियों के बीच में बैठ जाते हैं। इसकी 2 बातें हो सकती है। उनके समर्थक, उन्हें चाहने वाले, उन्हें प्रेम करने वाले मानेंगे कि वो अच्छे आदमी अंदर से ऐसे हैं। उनके निंदक कहेंगे कि ड्रामा कर रहा है। मैं दोनों से कहता हूं कि दोनों ही आवश्यक है। अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो बहुत ही बेहतर है, और नहीं भी हैं आप अच्छे तो आप मानिए, आप सोचिए ना, जिस लड़के ने वहां बैठ के पत्थर तराशा है, जिस प्रमुख मूर्तिकार ने, वो आपके चरणों में बैठा है, वो कहेगा अच्छा ठीक है, इनके लिए बनाए, मालिक लोग आए, इनके लिए हमने मंदिर बनाया है। तो अगर प्रधानमंत्री के अंदर से है ये जो आप बता रहे हैं फकीर वाला मामला, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देश को विदेह चाहिए, शासन को भरत चाहिए, हर राम राज्य को एक भरत चाहिए जो नंदीग्राम में रहता हो, जिसको कोई मतलब ना हो, जो केवल कस्टोडियन के रूप में सरकार चला रहा हो। और अगर उसमें कुछ सिंबॉलिज्म है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, और मैं उन्हें स्पेस देता हूं इस बात का कि ओके होगा, मान लिया, तो भी चाहिए भाई। अरे भाई फकीर आदमी है, उसको क्या है, ना पीछे कोई, ना आगे कोई, ना बालक, ना बच्चे, ना चाचा, ना ताऊ, चला जाएगा। ये जो जुमला है कि मेरा क्या है, झोला उठा के चला जाऊंगा, इसको विपक्षी जिस तरह से डील करते हैं, उनका डील करने का तरीका गलत है। प्रधानमंत्री के अंदर है या सिंबॉलिज्म है, जो भी है, बट इट इज ब्रॉट, ये बाई किया जा रहा है। एक बड़ा समूह जनता का जितना इलेक्शन जीतने के लिए आवश्यक है, वो ये मानता है कि प्रधानमंत्री, मेरे पिताजी मानते हैं, मेरे पिताजी 85 वर्ष के, आप उससे पूछ लीजिए उसका क्या है, वो क्या करेगा भैया, वो क्या अपने कौन से छोरे छोरियों के लिए जोड़ रहा है, कर लीजिए आप उनसे बहस, पढ़े लिखे आदमी है, उनके 25-40 दोस्त हैं जो लॉन में घूमते हैं, उनके साथ आप उनसे बहस कर लीजिए। जो मेरे सारे दोस्तों से मैं कहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से, कि तुम में जो बड़ा प्रवक्ता हो जाके मेरे बाप को कन्विंस करिए आओ, कन्विंस ही नहीं होंगे। सर्वोच्च नेता, डेमोक्रेसी में यह सुनना कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन सरकार में भी और पार्टी में भी मोदी सर्वोच्च नेता हैं, इसे हर कोई मानता है। वो व्यक्तियों को पहचानने में उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। वो हमेशा 2-3 चीज़ों को वो मार्क कर लेते हैं कि समस्या के कारण है या समस्या किसी और समस्या के कारण है। अगर किसी और समस्या के कारण है तो उस समस्या का निवारण कर दो, ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो वो ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का रिस्पेक्ट है और उसका समाधान भी है, लेकिन पर्पसली कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है तो उसको वो अच्छी तरीके से जानते हैं। सब कुछ ही सीखने लायक है, सब कुछ ही, टाइम मैनेजमेंट, स्पीच मैनेजमेंट, लोगों के लिए कौन सा उत्तर देना, कौन सा कब बोलना, कब किस दृष्टि से, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट उनके पास है। किस व्यक्ति को उत्तर देना चाहिए, क्या है प्रशासन में, किस तरीके से डिटेल्स में जाना चाहिए, सारी चीज़ें। वो फुर्सत में मिलते हैं किसी से, कभी आज तक मिलते समय उन्होंने किसी घड़ी नहीं देखी, कभी नहीं देखी उन्होंने। वो बड़े फुर्सत से मिलते हैं और आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपके रुचि के विषय पूछते हैं, आपको जानकारी देते हैं, जो आपको दिशा देना होती है वो भी देते हैं। मिलने का पर्पस क्या है उसको पहले जानते हैं, मिलने वाला क्या चाहता है वो भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी थॉरो, जिसको मैं कहूँगा कि हर चीज़ में थॉरो होने की उनका जो स्वभाव है। किसी बैठक में जाना हो, पर्पस क्या है, मुझे जाने का मकसद क्या है, आशा क्या है, अपेक्षा क्या है, ये सब चीज़ें वो और मुझसे ही पूछते हैं। ऐसा नहीं, ये मैं गलतफहमी, ऐसा नहीं, वो सब दृष्टि से उसको जानकारी लेने के बाद उसको समावेश करते हैं। एक सिकंदर, एक चंद्रगुप्त, एक स्कंदगुप्त पीठ करके चलता है, घोड़ा आगे होता है लीडर का, और पीछे सोच के देखिए मैं क्या बिंब बना रहा हूं। एक स्कंदगुप्त आगे चल रहा है और 1 लाख तीर पीछे हैं। एक गलत निर्णय से वो तीर तेरी पीठ में भी जा सकते हैं, और एक सही निर्णय से वो तीर शत्रु पे जाकर तुझे सम्राट भी बना सकते हैं, विजेता भी बना सकते हैं। वो पीछे मुड़ के कभी भरोसे के लिए देखता नहीं है
कि मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। वो मान के चलता है कि मेरे साथ खड़े हो। तो मुझे लगता है कि मोदी ये मान के चलते हैं कि लोग उनके पीछे खड़े हैं, और जब वो मान के चलते हैं तभी वो निर्णय कर पाते हैं। मोदी और मुसलमान, इस इशू पर सबसे ज्यादा चीड़-फाड़ हुई। प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बताते नहीं थकते। हकीकत क्या है ये तो वही जानता है जिनसे मोदी अपने दिल की बात करते हैं। मोदी साहब का मेरा कम से कम 2-3 बार बहुत गहरी बातचीत हुई। मुसलमानों को लेकर के उनके मन में कतई नफरत नहीं है। मुसलमान शायद बहुत डरते हैं, खौफ खाते हैं उनसे कि यह आदमी हमको छोड़ेगा नहीं, या जरा से हमने कोई भूल की तो हमको जड़ से खो देगा। जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं आज ये करीब 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा स्वामी जी हम लगभग 18-20 करोड़ मुसलमान हैं इस देश में, उनको हिंदुस्तान से निकाल नहीं सकते और उनसे नफरत भी नहीं कर सकते, और उनको साथ में लिए बिना हम एक भारत श्रेष्ठ भारत हो या परम वैभवशाली भारत हो कभी नहीं बना सकते। तो मैंने जो बेबस लाचार गरीब मुसलमान हैं उनके लिए उनके हृदय में करुणा और वात्सल्य का भाव देखा है, जो शायद लोगों को मैं बोल रहा हूँ वो अविश्वसनीय लगता हो कि मोदी जी के हृदय में मुसलमानों के लिए भी करुणा और प्रेम हो सकता है, लेकिन है, और ये हकीकत है। मोदी जी स्वभाव से, क्योंकि गरीबी बेबसी लाचारी को उन्होंने देखा है जिंदगी में, तो वो मूलतः गरीब के उत्थान पर केंद्रित है, और इसीलिए कभी भी गरीब का और ओबीसी का वोट जो नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला जो बीजेपी को, वो वोट उनकी वजह से मिल रहा है। मैं विगत 50 वर्षों से योग कर रहा हूँ, 3 दशकों से योग करवा रहा हूँ। योग का प्रयोग करके मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि बीमारी से लेकर के व्यक्ति की बुराइयों से लेकर के नशा, हिंसा, समाज की जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान योग में सन्निहित है। घर घर तक योग पहुंचाने के लिए भगवान ने हमको निमित्त भी बनाया, लेकिन वैश्विक स्तर पर योग को जो गौरव मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। 177 देशों के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूएनओ में मान्यता दिलाना है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खाली एक दिन मात्र नहीं है। योग के माध्यम से, योग को निमित्त बना करके पूरी सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर गौरव दिलाना और मुस्लिम देशों का उसके लिए समर्थन हासिल करना, कम्युनिस्ट देश चाइना जैसे देशों का समर्थन हासिल करना, जो कट्टर ईसाई देश है उनका समर्थन हासिल करना, यह एक अप्रतिम, ऐतिहासिक और असंभव बात थी। इसको मोदी जी कर सकते थे। इतिहास बड़ा क्रूर है बॉस, बड़ी चीरफाड़ करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी से अगर आपातकाल का निर्णय ना हुआ होता, जो कि उनसे करवाया गया उनके पुत्र और उनके सलाहकारों द्वारा, तो आज आपको पलड़ा उनका सत्कर्मों वाला इतना भारी दिखता कि बहुत हम उनसे ऑब्सेस्ड रहते। छोटे से निर्णय ने गड़बड़ करा दी, उसमें प्लस माइनस ज्यादा हो गया है ना, वैल्यू माइनस की ज्यादा हो गई। तो प्रधानमंत्री का आकलन उनके इस पद से हट जाने के 5-10 साल बाद शुरू होगा। 5 साल बाद तो उनके हैंगओवर में लोग रहेंगे। इतिहास उनका आकलन सत्यता के साथ, तटस्थता के साथ और निर्ममता के साथ करे, मैं ऐसा चाहूंगा, और करेगा भी। और मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री को भी यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि जब वो प्रधानमंत्री पद से नीचे आएंगे तब इतिहास उनका आकलन करेगा। और मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं उनके जन्मदिन पर कि उनका कार्यकाल जो भी जब तक बीते वो ऐसा बीते कि इतिहास उनके बारे में शुभ सोचे, अच्छा सोचे, उन्हें धन्यवाद दे, उनकी प्रशंसा करे। अभी भी उनके पास बहुत समय है और अब उनके पास करने के लिए असंख्य काम है। इस देश के करोड़ों लोग उनकी ओर, उनके विरोधी तक, मैं आपको बता दूं, जो राजनीतिक पार्टियों में उनके विरोध में काम करते हैं, उन तक को भी एक भरोसा है कि ये कर लेगा, इस पे हो जाएगा। अरे उनका अपना क्या है, माँ है तो माँ भी
कभी पीएम हाउस में जाकर नहीं रही। माँ से मिलने वही कभी घर जाते हैं, उनका घर तो पूरा देश है। मोदी जी का आने वाले कम से कम 10 सालों तक तो मुझे कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।